हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा थर्ड वीडियो है एक्सप्लेनेशन का। इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आई होप आपने वो देख लिया होगा। तो आज हम पोएम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की। ओके, तो पोएम है आपकी डस्ट ऑफ स्नो। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो आपके राइटर हैं, पोएट हैं, इनकी जो पोएम्स होती थी वो नेचर पे बेस्ड होती थी। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा द रोड नॉट टेकन, तो वो जो पोएम थी वो भी इन्हीं की लिखी हुई थी। तो अब हम इसको पढ़ लेते हैं। जो बेसिक थीम है पोएम का, उसमें जस्ट आपको ये बताया है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें जिनको हम समझते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट होती हैं, बट एक्चुअल में वो ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट कर देती हैं हमारी लाइफ में कि हमें मतलब लगता भी नहीं है कि डिफरेंस किसी छोटी सी चीज़ से या छोटे से इंसिडेंट से हमारे साथ में हो गया या इतना चेंज हमारी लाइफ में आ गया है ना। वही बताया इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, ये जो पोएम है इसको ऐसे सेट किया गया है, इस तरह का सीन है यहाँ पे, मतलब कि पोएम जो पोएट है आपके वो बहुत ही सैड मूड में है। ओके, और यहाँ पे 2 चीज़ों का यूज़ किया है, हेमलॉक ट्री और आपका क्रो। जनरली क्योंकि हेमलॉक जो ट्री है आपका वो एक पॉइजनस ट्री है ना। और जो आपका क्रो है ये भी आपका क्रो और जो आपका हेमलॉक ट्री है, दोनों दोनों जो सिंबल हैं इनको मतलब पॉजिटिव आउटलुक से नहीं देखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों सिंबल्स यूज़ किए हैं, हेमलॉक ट्री और आपका जो है क्रो के बारे में। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो बहुत सैड मूड में बैठे हुए हैं और वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, और वो जो पेड़ है वो किसका पेड़ है, वो है आपका हेमलॉक ट्री है वहाँ पे। और उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर कौन बैठा है, उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठ जाता है आके, राइट। उसके बाद जब क्रो उस पर बैठ जाता है तो जब वो ब्रांचेस बिल्कुल उस पर कोई बर्ड या कुछ भी नहीं बैठेगा तो वो हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। लेकिन जैसे ही वो क्रो उस पर बैठता है, उसकी ब्रांचेस पे बैठता है, तो वो पेड़ जो है आपका क्या करने लगता है, पेड़ हिलने लगता होगा आपका। तो उस पर जो डस्ट पड़ी हुई है किस चीज़ की, स्नो की, है ना। जो उस पर स्नो डस्ट पड़ी हुई है वो नीचे गिरेगी। जब वो नीचे गिरेगी तो वो कहाँ पे आएगी, वो पोएट के ऊपर आएगी। तो जब वहाँ पे क्रो बैठ जाता है, उसके बैठने से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कहाँ आके गिरने लगती है, पोएट के शोल्डर्स पे आके गिरने लगती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, ये जो बर्ड है क्रो, इसको मतलब बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट सा आप फैक्टर मान सकते हैं। या जो हेमलॉक ट्री है वो भी आपका इतना कोई उसमें इतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें बहुत कैसी हैं, अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो पोएट थे वो पहले आपके क्या थे, सैड थे। बट जैसे वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरती है, उसके गिरने से क्या हो जाता है, जो पोएट है उनका मूड बदल जाता है। मतलब वो पहले सैड थे, लेकिन जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उसको टच करते हैं तो वो बिल्कुल बहुत सॉफ्ट, एकदम वेलवेट जैसी उनको लगती है। तो वो क्या हो जाते हैं, उनका जो मूड है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें बताई हैं मैं फिर से बता देती हूँ कि हेमलॉक ट्री और जो क्रो है यहाँ पे, ये सैडनेस और ग्लूम का सिंबल यहाँ पे आप मान सकते हैं इनको। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ पे गिरती है, पोएट के ऊपर आके गिरती है, तो जो आपके पोएट है उनका मूड कैसा हो जाता है, बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक लेसन है, या आप ऐसा मान सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और समझा देती हूँ मैं आपको, कि ऑथर हो सकता है बहुत परेशान हो किसी बात को लेके, ठीक है। और एकदम से उनका मूड जो है बिल्कुल मतलब सैड था। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हमारा मूड सैड हो जाता है, लेकिन हल्के से छोटे से एफर्ट के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो मूड है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो ऑलरेडी परेशान थे, लेकिन जो उनका बचा हुआ दिन था, यहाँ पे लास्ट लाइन देखिए है ना, कि उनका जो बचा हुआ दिन था वो ख़राब होने से किसने बचा लिया, वो ख़राब होने से उस क्रू ने बचा लिया। क्योंकि उसने जो है, जो डस्ट ऑफ स्नो थी उसकी वजह से ही वो डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिर जाती है, पोएट के ऊपर गिर जाती है, राइट। और यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो जो है आप मान लीजिए कि निगेटिव रेफरेंसेस के सेंस में यहाँ पे यूज़ किए गए, लेकिन पोएट ने उनको बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से उनको जो है अलग अलग ही उनको जो है वाइब्स दे दिया है यहाँ पे, है ना। अलग ही उनको यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया है उन दोनों को, यहाँ पे चीज़ों को, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे चीज़ें चलती रहती हैं हमें उनको वैसे ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो टाइम है वो निकलता रहता है और चीज़ें अपने आप सेट जो है वो होने लगती हैं, राइट। तो ये आपकी जो पोएम है वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देती हूँ कि जितने भी पोएम्स हैं, है ना, आप उन पोएम्स का क्या करेंगे, उसमें आप नेम ऑफ द पोएम उसमें आपको नेम ऑफ द पोएम जो है वो पता होना चाहिए, नेम ऑफ द पोएम, राइट,
ठीक है, और पोएट का नाम आपको पता होना चाहिए इसमें पहली चीज़ तो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें पूछा जा सकता है आपसे राइमिंग स्कीम, है ना। तो राइमिंग स्कीम क्या होती है उसको देख लीजिए आप। राइमिंग स्कीम को जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो आपको क्या सीखा जाता था, आपको बताया जाता था कि राइमिंग वर्ड्स लिखो, है ना। तो आप क्या लिखते थे, लेक का, टेक, है ना, या फेक, कुछ भी आप ऐसे करके लिखते थे। तो सेम यहाँ पे भी आपको करना, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पे आपको जो ये लास्ट वर्ड है बिल्कुल, है ना, यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट वर्ड है, इसमें क्रो, इसमें मी। अब क्रो जो है उसको आपने ए ऐसे लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्ड रीड करते हैं लास्ट में मी। तो क्या क्रो और मी दोनों मैच कर रहे हैं बोलने में, क्या राइम हो रहा है यहाँ पे, नहीं ना। तो इसको हमने मार्क किया यहाँ पे बी, राइट। हम थर्ड सेंटेंस पे आए, लास्ट में लिखा है आपका स्नो। तो स्नो जो है वो क्रो से मैच कर रहा है ना, और क्रो को हमने कौन सा वर्ड दिया है यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए। तो ये ए भी ए बन गया। अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री किससे मैच कर रहा है, ट्री मैच कर रहा है आपका बी से। तो ये राइमिंग स्कीम क्या बन गई आपकी, बी बन गई। जब नीचे आएंगे हम इसमें थोड़ा सा और हर्ट में, तो हर्ट को देखिए, हर्ट क्या आ जाएगा आपका, ना हर्ट ना तो ए से ही मिल रहा है ना, ना बी स्कीम से मिल रहा है, तो हमने इसको लिख दिया सी। नेक्स्ट यहाँ पे मूड आया, मूड किसी से मैच नहीं कर रहा है तो हमने यहाँ पे डी लिखा। अब पार्ट जो है वो हर्ट से राइम करेगा, है ना, तो हमने इसको नाम दे दिया वापस सी। और रियूड जो है वो आपका मूड से मैच कर रहा है, तो मतलब डी। तो राइमिंग स्कीम जो है इस पोएम की आपको समझ में आ गई होगी। इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो आपकी बन जाएगी ए बी सी डी एंड सी डी। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कैसे आते हैं, वो आएंगे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड, है ना। जैसे आपको यहाँ पे क्या दे दिया, आपको ये 4 लाइंस दे दी फॉर एग्जांपल, है ना, और इन चारों लाइंस में आपसे पूछ लिया यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे 4 लाइंस दे दी हैं और इन चारों में से पूछ लिया कि बताओ यहाँ पे किसकी वजह से पोएट का मूड बदल गया है, या इस पोएम का जो पोएट है और पोएम का नाम है वो क्या है। यहाँ पे जो क्रो हैं और आपका जो हेमलॉक ट्री है वो किस चीज़ के सिंबल हैं, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में अगली जो पोइट्री है वो उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप ये वीडियोस अच्छे से देख के जाइएगा एग्ज़ाम के लिए, तो आपको काफ़ी हेल्प इन वीडियो से मिल जाएगा। थैंक यू।